हेलो दोस्तों, माइटी पेन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम यहाँ पर टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं और अभी हमारी सीटेट की पेडागोजी सीरीज़ शुरू है, जिसमें हम आपका पेडागोजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और आज का हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। कल के वीडियो के अंदर हमने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट देखे थे और आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक गुड न्यूज़ ये देना चाहूँगा कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। और वो गिफ्ट क्या है वो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं बताऊँगा लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा चैप्टर है आज का प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट के सिद्धांत और डेवलपमेंट के कानून। डेवलपमेंट जो होती है ये कुछ उसूलों के, कुछ कानून के, कुछ सिद्धांतों के तहत होंगी। ये हमेशा उनको फॉलो कर कर चलेंगी। तो अब वो क्या क्या है, वैसे देखा जाए तो ये पूरे 13 प्रिंसिपल्स है, 13 प्रिंसिपल्स हैं। और सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबके सब समझना पड़ेंगे, हमको इनका रट्टा नहीं मारना है। मैं एक एक प्रिंसिपल लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आप नोटबुक के अंदर उसे नोट डाउन करना और इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये समझ लिए तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन घूम फिर कर आया तो भी तुम उसका आंसर कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या कहता है? ये कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब हुआ सर? कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट हमेशा चलते रहेगा कंटिन्यूअसली। इसके अंदर कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आज डेवलपमेंट इतना हुआ फिर रुक जाएगा, फिर इतना हुआ फिर रुक जाएगा, फिर इतना हुआ फिर रुक जाएगा, नहीं। डेवलपमेंट ये कंटिन्यूअसली चलते रहेगा बिना ब्रेक के। ओके सर, पहला प्रिंसिपल हमको समझ में आ गया। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है? सर इतनी जल्दी हो गया पहला खत्म? हाँ, इतनी जल्दी हो गया, एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। सर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। इसका मतलब डेवलपमेंट हमेशा एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि चाहे पूरी दुनिया के अंदर से तुम कोई भी बच्चा उठा लो, इंडिया का एक बच्चा लो, जापान का एक बच्चा लो, जर्मनी का एक बच्चा लो, अमेरिका का एक बच्चा लो और अफ्रीका का एक बच्चा लो, तो इन तमाम लोगों के अंदर जो चलने की क्षमता पैदा होंगी, जो ये बच्चे चलेंगे, तो सबसे पहले ये बैठेंगे, बैठने के बाद में रेंगेंगे, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करेंगे, उसके बाद में कोई चीज़ का सहारा लेकर खड़े होंगे और उसके बाद में चलना शुरू करेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनके कल्चर, इनकी जोग्राफिकल कंडीशन को नज़र में रखते हुए भी इनसे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं गिरेगा। ना उनके कल्चर का फर्क गिरेगा, ना जोग्राफिकल कंडीशन का फर्क गिरेगा, किसी चीज़ का फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है? डेवलपमेंट फॉलोज ए यूनिफॉर्म पैटर्न। ओके सर, समझ में आ गया हमको, दूसरा कानून भी, दूसरा सिद्धांत भी। फिर तीसरे नंबर के ऊपर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न तो फॉलो करेगा। इंडिया का बच्चा और जापान का बच्चा दोनों भी एक ही पैटर्न के अंदर डेवलप होंगे। जिस तरीके से पहले बैठना सीखेंगे,
फिर क्रॉल करना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे। इसी तरीके से उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो भी सेम पैटर्न के ऊपर होंगी। मगर जो डेवलपमेंट का रेट है वो किसी भी दो बच्चों के लिए एक जैसा नहीं होगा। अगर जुड़वा बच्चे भी है या फिर एक ही घर के दो बच्चे भी है तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा 1.5 साल के अंदर बोलना शुरू कर दे और दूसरे बच्चे को बोलने के अंदर 2.5-3 साल लग जाए। एक बच्चा 2 साल में दौड़ना शुरू कर दे, एक बच्चे को 3 साल लग जाए दौड़ने के अंदर। एक बच्चा जल्दी अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज दिखाना शुरू कर दे, एक बच्चे को थोड़ा टाइम लगे वो एबिलिटी दिखाने के अंदर। इसीलिए जो डेवलपमेंट का जो रेट होता है, जो दर होता है, वो हर बच्चे के लिए अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर क्या है कि डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करेंगे, और डिफरेंशिएशन इन रेट के अंदर क्या है कि जो रेट है वो सबके लिए अलग अलग होंगे। ओके, अब 3 देख लिए अपन ने। अब नंबर 4 के ऊपर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। सर इंटरैक्शन का मतलब क्या होता? इंटरैक्शन को सीधी सीधी भाषा के अंदर तुम याद रखो, तालमेल। क्या? तालमेल। दो चीजें जब आपस के अंदर अपना तालमेल बिठाती तो उसको इंटरैक्शन कहते हैं। ये मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है? जो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन से, तालमेल से डेवलपमेंट होती है। मैंने क्या बोला था कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे पहले के लेक्चर में अपन ने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पढ़े, और आज के लेक्चर के अंदर ये प्रिंसिपल आ गया अपनों को। तो ये याद रखना कि डेवलपमेंट जो है, इट इज द इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी इन इन्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट बहुत काम का है, ये याद रखना। फिर 5वां प्रिंसिपल है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या सर? हर बच्चा, हर इंसान, हर इंडिविजुअल दूसरे इंसान से अलग है। ये डेवलपमेंट का सिद्धांत है, डेवलपमेंट का कानून है, डेवलपमेंट का उसूल है। कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं रह सकते। हालांकि वो जुड़वा भाई बहन या जुड़वा भाई हो या जुड़वा बहनें हो, वो एक दूसरे से किसी ना किसी चीज के अंदर अलग रहेंगे। अब ये क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मैं आपसे अलग क्यों हूँ, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, क्यों अलग हूँ? क्योंकि मेरी हेरिडिटी अलग है और मुझे जो इन्वायरमेंट मिला वो अलग है। आपकी हेरिडिटी अलग है, आपको जो इन्वायरमेंट मिला वो अलग है। तो इसका कारण है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस का। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंडिविजुअल, at least in some manner। छोटे से छोटे परमाणु पर क्यों ना हो, मगर वो उनसे अलग होता है। ठीक है,
अब हमारा छठा प्रिंसिपल है, सर ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो जा रही है? क्योंकि बस ये समझने का ही काम है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है। जो एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ आपको, उसको आपको उतना याद रखना है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप ये कंसेप्ट की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर छठा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रेडिक्टिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज होने से पहले उसका अनुमान लगा लेना, कोई भी चीज होने से पहले उसका अंदाजा लगा लेना, कोई भी चीज होने से पहले गेस कर लेना। ये क्या है? प्रेडिक्टिबिलिटी है। मतलब हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? इसका एग्जाम्पल ये होगा कि हम बच्चे को देखने के बाद में, जब वो इनिशियल स्टेजेस के अंदर रहता, तो उसकी एक्टिविटीज को देखने के बाद में हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बच्चे ने जल्दी बोलना शुरू कर दिया था, ये बच्चे ने जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया था, ये बच्चा बातचीत करने के अंदर अच्छा है, काफी क्लियर क्लियर सेंटेंसेस बात करता है, तो आगे चलकर इसका जहन बहुत अच्छा रहेगा, अपन ऐसा बोलते ना। तो ये है, अपन प्रिडिक्ट कर सकते डेवलपमेंट को। कोई बच्चा लंबे चौड़े हाथ दिखते उसके, जल्दी चलना शुरू कर देता, भागना शुरू कर देता, तो अपन बोलते हैं आगे चलकर स्पोर्ट्समैन बनेगा करके, इसकी फिजिक अच्छी रहेगी। तो डेवलपमेंट को अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट द डेवलपमेंट। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो वो बात यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी हो गया अपना, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया। अब आएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है कि डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर interrelated to each other and affect each other। क्या मतलब हुआ सर इसका? कि डेवलपमेंट की जो अलग अलग डोमेन्स है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे के ऊपर असर डालती है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है हमारी, जो हमारी शारीरिक डेवलपमेंट है, हमारी जिस्मानी डेवलपमेंट है, वो रिलेटेड है अपनी हमारी जहनी डेवलपमेंट से, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने रिलेटेड है सोशल डेवलपमेंट से, और सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट से। अब किसी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है, अगर कभी फॉर एग्जांपल वो अपाहिज है, मतलब वो उसके पैरों से वो चल नहीं सकता, जैसे बच्चा स्पेशली एबल है, तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट उसकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी असर करेंगी, उसकी कॉग्निटिव हेल्थ के ऊपर भी असर करेंगी। वो स्कूल में सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है एक दूसरे को अफेक्ट करते रहती है, एक दूसरे के ऊपर असर डालते रहती। अब अपने ऊपर से आप एग्जांपल लो कि जब हमारी तबीयत खराब रहती है या सर में दर्द रहता है, तो हमसे कंसंट्रेट नहीं हो पाता, हमसे कोई स्कूल का काम नहीं हो पाता। इसीलिए जो डेवलपमेंट का एक डोमेन है, एक टाइप है, जो हमने डेवलपमेंट की डोमेन्स देखे थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, तो ये दूसरी डोमेन के ऊपर फर्क करती है, उनके ऊपर असर डालती है। ओके। और उसके बाद में है प्रिंसिपल ऑफ
इंटीग्रेशन। सर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। कि जो डेवलपमेंट की डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो रहती है, ये हमने इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर देखा, मगर ये एक दूसरे को साथ में इंटीग्रेट करके भी चलती है। या इंटीग्रेट का मतलब होता है साथ में काम करना, साथ में काम करना, एक दूसरे के सपोर्ट से काम करना और एट ए टाइम काम करना। आप एक एग्जांपल देखो कि जब आप साइकिल चला रहे, बाइसिकल चला रहे, तो बाइसिकल चलाने के बाद में आप उसको पैडल मार रहे, पैडल मारने के बाद में आपकी फिजिकल डेवलपमेंट जो है ये डोमेन काम कर रही है आपकी। फिर ये डेवलपमेंट आपका काम कर रही है, डोमेन काम करने के बाद में आप ये भी देख रहे कि रास्ता किधर है, कोई सामने है तो नहीं, मुझे ब्रेक मारने की जरूरत है क्या, टाइम कितना हुआ, मुझे वक्त पर पहुंचना है। तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी इसके साथ के अंदर काम कर रहा है, आपका कॉग्निटिव डोमेन जो है। इसी तरीके से आप जब बैडमिंटन खेलते तो बैडमिंटन खेलने के ऊपर आपका फिजिकल डोमेन भी काम कर रहा, आपका कॉग्निटिव डोमेन भी काम कर रहा कि मेरे को इतने पॉइंट होना या फिर ये होना, आपका लैंग्वेज डोमेन भी काम कर रहा, आप अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेट कर रहे। इसी तरीके से जो सारी डोमेन्स है डेवलपमेंट की वो एक साथ में इंटीग्रेट करके काम करती है। ओके, और इसके बाद में एक नवा प्रिंसिपल है, 9th नंबर वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखे थे, दूसरे लेक्चर में भी देखे थे, और अब आ भी गया ये कि डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगी, डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगी। पहले बच्चे जो मूवमेंट सीखेंगे वो जनरल मूवमेंट सीखेंगे, उसके बाद में स्पेसिफिक मूवमेंट सीखेंगे। रोने का एग्जांपल दिया था मैंने कि बच्चा पहले पूरे शरीर के साथ में रोता, फिर उसके बाद में जब उसे कंट्रोल आता तो वो स्पेसिफिक मैनर में रोना शुरू कर देता। पहले जब बच्चा खाना खाता या फिर कोई भी चीज उठाता तो ऐसे उठाता, ऐसे पकड़ता, फिर नीचे गिराता, फिर जब धीरे धीरे उसका उसकी उंगलियों पर कंट्रोल आता तो वो स्पेसिफिक पेन उठाना शुरू कर देता, स्पेसिफिक मूवमेंट करना शुरू कर देता। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, और इसी को दूसरे वर्डिंग के अंदर बोलते हैं कि डेवलपमेंट हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल डेवलपमेंट होती, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होती। यानी पहले बच्चा सिंपल मूवमेंट करता, फिर कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी मूवमेंट करने लग जाता। डेवलपमेंट हमेशा ग्रॉस टू फाइन जाती, बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता, उसके बाद में छोटी मसल्स का इस्तेमाल करने लग जाता। ओके, और अब नवा प्रिंसिपल समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है सर, हमको नवा प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब है प्रिंसिपल नंबर 10, और ये 10वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखना। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत, स्मिथ का कानून। सर डेवलपमेंट के अंदर डायरेक्शन कहाँ से आ गई? अपन फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे अभी, तो फिर ये डायरेक्शन किस तरीके से आएंगे इसके अंदर? मैं बताता हूँ आपको कि डेवलपमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर भी होती, और इसको दो तरीके के अंदर लिखा गया। पहला है सेफेलोकॉर्डल, पहला है सेफेलोकॉर्डल, और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सर
कौन सी ग्रीक भाषा के वर्ड लिख रहे हैं आप यहाँ पे, सेफलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, एकदम आसान है, एकदम आसान है। सेफलोकॉर्डल का कहना यह है कि जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की सर से पैर तक जाती है, हेड टू टो जाती है। ओके सर, ये डायरेक्शन हो गई डेवलपमेंट की, कि ये जो हमारा हंसता खेलता सोनू है इसकी सर से पैर तक डेवलपमेंट जाएंगी। कैसे? बच्चा जब छोटा रहता तो जो सबसे पहली चीज के अंदर उसकी शक्ति आती, उसके सर में शक्ति आती, सर वो कंट्रोल करना सीखता, फिर धीरे धीरे उसके हाथों को, कंधों को, शोल्डर्स को, फिर उसके बाद में उसके पैर को कंट्रोल करना सीखता बच्चा। इसलिए डेवलपमेंट सर से पैर तक जाती। ठीक है सर, ये समझ में आ गया हमको। सेफलोकॉर्डल मतलब डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। फिर उसके बाद में प्रॉक्सिमोडिस्टल का क्या कहना है? प्रॉक्सिमोडिस्टल्स का कहना ये है कि जो डेवलपमेंट है ये सेंटर टू पेरिफेरी जाती। क्या? सेंटर टू पेरिफेरी जाती। मतलब शरीर के जो सेंटर का पार्ट है, ये सेंटर के पार्ट से बाहर की तरफ जाती है डेवलपमेंट। इसका एग्जांपल ये है कि बच्चे के पहले ये हार्ट, लंग्स वगैरह ये डेवलप होते, और उसके बाद में धीरे धीरे करके बाकी की उसके जो पार्ट्स है वो डेवलप होना शुरू करते। सेंटर टू पेरिफेरी का एग्जांपल ये भी है कि जब बच्चों के हाथ के अंदर डेवलपमेंट होती तो सबसे पहले उसके शोल्डर्स को कंट्रोल करना सीखता, उसके बाद में उसकी बाजुएं कंट्रोल करना सीखता, उसके बाद में उसके पाम्स, फोरआर्म्स, और उसके बाद में आखिर में उसकी उंगलियों के ऊपर उसका कंट्रोल होता। तो ये सेंटर टू पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट जाती। ठीक है, तो डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन के दो सिद्धांत है, सेफलोकॉर्डल, हेड टू टो, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी। बोलो एक बार, सेफलोकॉर्डल, हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी। अभी एमसीक्यूज के अंदर आएगा तो सॉल्व कर सकोगे, शाबाश। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना। अब 11 नंबर का सिद्धांत क्या है? 11 नंबर का कानून क्या है? 11 नंबर का कानून है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस स्पाइरल। अब डेवलपमेंट जो है वो लीनियर नहीं है, डेवलपमेंट स्पाइरल है। सर कुछ समझ में नहीं आया, पूरा बाउंसर चले गया सर, पूरा बाउंसर चले गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ तुमको। लीनियर मतलब एक सीधी लकीर के अंदर डेवलपमेंट कभी भी नहीं होती। सीधी लकीर बोले तो ये कोई फिजिकल लकीर नहीं है। ये जैसा अगर अपन को डेवलपमेंट को ड्रॉ करना है तो वो डेवलपमेंट एकदम सीधी लकीर के अंदर नहीं होती। बिना रुके, बिना कुछ थके डेवलपमेंट ऐसे नहीं होंगी। बिना रुके तो होंगी, कंटिन्यूअस तरीके से होंगी, मगर ऐसे नहीं होगा कि अभी बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट आ गई, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गई, फिर सोशल डेवलपमेंट आ गई, फिर इमोशनल डेवलपमेंट आ गई, फिर डेवलपमेंट होते जा रही होते जा रही। अभी बच्चे ने ये सीख लिया, फिर वो सीख लिया, फिर ये सीख लिया, फिर वो सीख लिया, सीखते जा रहा, चलते जा रहा, सीखते जा रहा, चलते जा रहा। ऐसा डेवलपमेंट के अंदर नहीं होता। डेवलपमेंट एक स्पाइरल पाथ फॉलो करती है, एक लच्छेदार पाथ फॉलो करती है। डेवलपमेंट के अंदर एक जगह पर जाने के बाद में ब्रेक रहता। क्या रहता? डेवलपमेंट पहले फॉरवर्ड आगे जाती, उसके बाद में एक ब्रेक रहता, उसके बाद में फॉरवर्ड जाती, उसके बाद में ब्रेक रहता। तो ये ब्रेक का मतलब ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट यहाँ पर रुक जाती, रुकती नहीं डेवलपमेंट, वहां पर थोड़ी स्लो होती है डेवलपमेंट और थोड़ा स्थिर होती, उसके बाद में आगे जाता बच्चा। जब बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती, जब बच्चा खड़ा होना सीख लेता, चलना सीख लेता, तो कुछ दिन तक बच्चा, जैसा अभी बच्चा बैठना सीखा तो कुछ दिन तक बच्चा बैठेगा। ऐसा नहीं कि आज बैठा उसके बाद में डायरेक्ट फिर कल खड़े हो जाएगा, फिर परसों के दिन डायरेक्ट भागने लग जाएगा। नहीं, बच्चा बैठेगा, बैठने की स्टेज के ऊपर कुछ दिन कायम रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, खड़े रहने की स्टेज के ऊपर कुछ दिन कायम रहेगा, उसके बाद में चलना सीखेगा। तो ये जो छोटे छोटे पॉज ले रहा बच्चा, तो ये स्पाइरल डेवलपमेंट का जो नेचर है डेवलपमेंट का, वो स्पाइरल बनते जाता। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज के अंदर आया कि डेवलपमेंट नेचर के अंदर लीनियर है या स्पाइरल है, तो क्या है? डेवलपमेंट स्पाइरल है।
ओके, ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि डेवलपमेंट स्पाइरल एक लच्छेदार पैटर्न फॉलो करती है, लीनियर पैटर्न फॉलो नहीं करती है। बच्चा हर स्टेज के अंदर थोड़े थोड़े पॉज लेके चलता। ओके, अब 12 नंबर का सिद्धांत क्या है सर? 12 नंबर का सिद्धांत है अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंसेस। अब देखो, इंसान को जिंदगी के अंदर बहुत सारे तजुर्बे होते रहते हैं, जब वो छोटा रहता तब, जब वो बड़ा होता तब भी। तो इस सिद्धांत का कहना यह है कि इंसान को उसकी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, उसकी चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, उसकी ज़िंदगी के शुरुआती दौर के अंदर जो तजुर्बात होते, उन तजुर्बात का डेवलपमेंट के ऊपर कई ज़्यादा इफेक्ट रहता बाद की ज़िंदगी में होने वाले तजुर्बात के मुकाबले में, बाकी की ज़िंदगी होने वाले एक्सपीरियंस के मुकाबले में। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने उसकी अर्ली ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, तो उसकी डेवलपमेंट उस हिसाब से होंगी। यहाँ तक कि जब लेटर डेवलपमेंट के अंदर उसने कोई परेशानी फेस करेगा तो उसके ऊपर उतना फर्क नहीं गिरेगा जितना यहाँ पर फर्क गिरा था उसको। ठीक है, तो जो अर्ली एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट का, फर्क उनके ऊपर ज्यादा गिरता और लेटर एक्सपीरियंसेस का कम गिरता। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान बात थी, इसको इतना टाइम देने की कोई जरूरत भी नहीं थी, मगर ये समझना जरूरी है। ठीक है, कि जो जिंदगी में पहले होने वाले जो तजुर्बात है, कम उम्र में होने वाले तजुर्बात है, वो डेवलपमेंट पर ज्यादा इफेक्ट गिरते हैं। और 13वां और लास्ट सिद्धांत है कि डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नहीं, वो तो अपन ने पहले देख लिए ना। ये दूसरा है मैचुरेशन एंड लर्निंग। सर समझ में नहीं आया कुछ, चलो मैं तुमको समझाता हूँ कि डेवलपमेंट जो है ये नतीजा है, प्रोडक्ट मतलब नतीजा है। डेवलपमेंट क्या है? नतीजा है, तालमेल का नतीजा है। किसके दरमियान तालमेल का नतीजा है? पहले तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के दरमियान तालमेल का नतीजा है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मैचुरेशन और लर्निंग के दरमियान तालमेल का नतीजा है। ये दोनों के प्रोडक्ट का नतीजा है। सर मैचुरेशन तो हमको समझ में आता कि एक समय आने के बाद में हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी, जो काबिलियत, जो खुसूसियत, जो क्षमता रहती वो बाहर आती, तो वो मैचुरेशन है। लर्निंग का क्या मतलब होता? लर्निंग का मतलब होता स्पेसिफिकली बच्चे को सिखाने के बाद, मेहनत करने के बाद उसके बिहेवियर में होने वाला पॉजिटिव चेंज लर्निंग है। जैसा एक बच्चा है, वो स्कूल में आया, उसको मैंने मेहनत किया, सारे बातें किया, उसको मैंने ए बी सी डी सब सिखाया, और उसके बाद में उसको ए बी सी डी लिखना आया, और वो उसका नाम लिख सका, उसको लिखना आ गया, उसको पढ़ना भी आ गया, तो ये है लर्निंग। अब आप बोलेंगे सर मैचुरेशन और लर्निंग का तालमेल कैसा बैठेगा? इसका तालमेल ऐसा बैठेगा कि एक बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता मौजूद है, एक बच्चे के अंदर पढ़ने की क्षमता मौजूद है। अब वो पढ़ने की उम्र उसकी आ गई, पढ़ने की उम्र उसकी आ गई, वो 6 साल 7 साल का हो गया, फिर वो स्कूल में आया, टीचर्स ने उसके ऊपर मेहनत किए, उसको सिखाए, उसकी उम्र हो गई थी, फिर उसके ऊपर मेहनत करे, उसको सिखाए, तो फिर उसको पढ़ना आ गया, तो उसकी डेवलपमेंट हुई। अब एक बच्चा है जो बहुत गरीब था, उसके पास ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए कुछ था, ना उसके माँ बाप थे, कोई भी नहीं था, सड़क पर रहता था। उसका मैचुरेशन हुआ, उसकी पढ़ने की उम्र आ गई, मगर उसकी लर्निंग नहीं हो पाई, तो वो पढ़ना नहीं सीखेगा। सर एक नंबर बात बोले, उसका मैचुरेशन का टाइम हो गया, उसकी पढ़ने की उम्र आ गई, मगर उसको लर्निंग नहीं मिली, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। उनकी चीज का, वो जो स्पेसिफिक चीज का डेवलपमेंट उसका होना चाहिए था, वो नहीं होगा। और ये बच्चे का हो जाएगा क्योंकि उसका टाइम हो गया था, उसको लर्निंग मिल गई थी। ये है डेवलपमेंट का आखिरी सिद्धांत। तो आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग।
सर आपने बोले थे पूरे के पूरे 13 सिद्धांत है, 13 उसूल है, और आपने पूरे के पूरे 13 हमको बता दिए। चलो ठीक है, अपने आप को शाबाशी दो, पूरा लेक्चर तुमने अटेंड करें। ये 13 के 13 सिद्धांत, 13 के 13 प्रिंसिपल, 13 के 13 कानून अपनी नोटबुक के अंदर लिख कर रखो। नई इंग्लिश में लिख सकते तो जो तुम्हारी लैंग्वेज है, हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, गुजराती है, उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन तुमको जैसा समझ में आ रहा वैसा लिख के रखो। बस जो जो कुछ कुछ स्टेटमेंट है, जैसे डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर के अंदर अपन ने देखे थे, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल से फिलोकॉटल, ये तमाम चीज़ें लिख कर रखना और इसे याद रखने की कोशिश करना। ओके। और सर अब आपका लेक्चर ख़त्म हो गया, आपने बोले थे कि आपने कुछ गिफ्ट रखे हम लोगों के लिए। वो गिफ्ट क्या है बताओ, हम बहुत वेट कर रहे। वो गिफ्ट ये है कि सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए लेक्चर्स अटेंड करना, थ्योरी समझना, कंसेप्ट क्लियर करना, ये तमाम चीज़ें तो ज़रूरी है ही, इनके बगैर नहीं हो सकता। मगर इसके अलावा एक चीज़ और है, और वो है एमसीक्यू सॉल्व करना। क्या है? एमसीक्यूज सॉल्व करना। तो अभी तक अपन ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े, अपन ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े, अपन ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े, अपन ने हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पढ़े, और हमने प्रिंसिपल्स पढ़े। तो मैंने एक प्रैक्टिस शीट तैयार किया हूँ 50 एमसीक्यूज की। सर 50 एमसीक्यूज की? हाँ, मैंने 50 एमसीक्यूज की एक प्रैक्टिस शीट तैयार किया हूँ, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, गूगल ड्राइव के अंदर एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, उसको डाउनलोड करना और वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, वो एमसीक्यू सॉल्व करना। तुमको ये भी सॉल्व करते आ जाएंगे, ये भी, बस स्टेजेस में तुम थोड़ा सा अटकेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से एडवांस टॉपिक है जो आगे चलने के बाद में तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। इसको डाउनलोड करके रखना। अगर तुम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारा सीटेट का पेपर निकलेगा, वरना सब कुछ करने के बाद में भी चांसेस इस बात के कम हो जाएंगे अगर तुमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करे तो। आगे चलने के बाद में मैं जो कुछ भी टॉपिक तुम्हारा कराऊंगा उसको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज तुमको 101% डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया करूंगा। तुम लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ, कंसेप्ट क्लियर करो और एमसीक्यूज सॉल्व करो। ठीक है, मेरा नाम है शाहरुख शेख, ये है माई टिफिन अकेडमी। या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके जो दोस्त टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है उनके साथ में शेयर करो। ओके, थैंक यू।